नमस्कार मित्रों, कौन सा टॉपिक चल रहा था? उपसर्ग। अच्छा बताइए, उपसर्ग शब्द होते हैं या शब्दांश? लिखना आपको नहीं, कॉपी बंद कर लो। अब मेरा काम है पूछना, ठीक है ना। बहुत से नए आए चेहरे वापस छुट्टियों बाद, है ना। तो जिन अच्छा लाइव क्लास पढ़ी आपने? क्यों नहीं पढ़ी? घर पे रहते पढ़ना चाहिए था। अच्छा नहीं था, ओहो। तो काफी सारा पढ़ा लिया मैंने तो। कितने दिन की क्लास? 3-4 दिन की क्लास? 3 दिन की, कोई बात नहीं, क्लियर हो जाएगी धीरे धीरे। देखिए, वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर नवीन शब्द की रचना करते हैं, क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग के लिए महत्वपूर्ण बातें मैंने जो लिखवाई उसको रिवाइज कर लेता हूं। उपसर्ग हमेशा किसी शब्द के आगे लगते हैं, पहली बात तो। दूसरी बात, उपसर्ग शब्द नहीं शब्दांश होते हैं। उपसर्गों की मात्रा सदैव छोटी होती है। संस्कृत के उपसर्गों की संख्या कितनी है? 22 उपसर्ग है। उपसर्गों के स्रोत कितने? मुख्यतः 3 है, संस्कृत के, हिंदी के और विदेशी। संस्कृत के उपसर्गों को हमने 2 भागों में डिवाइड किया है। संस्कृत के वे जो 22 की संख्या में आते हैं और वे जो अव्यय की श्रेणी में आते हैं। और संस्कृत के जितने भी उपसर्ग हैं वो तत्सम शब्दों का निर्माण करते हैं, ज्यादातर वो संधि में प्रयुक्त होते हैं। लेकिन हिंदी के हैं वो तद्भव का निर्माण करते हैं, अर्थात वो शब्द तद्भव के कहलाते हैं और उनमें कोई संधि नहीं होती, उनमें संयोगावस्था में मिलते हैं वो, इसलिए संधि के नियम इसमें लागू नहीं होते। और विदेशी उपसर्ग जो है वो भी संधि नहीं बनाते हैं, वो क्या बनाते हैं? संयोग बनाते हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा मैंने कुछ और बातें बताई थी कि उपसर्ग लगने से अर्थ में परिवर्तन होगा और यह अर्थ में जो परिवर्तन होता है वो आंशिक या पूर्ण होता है। मैं एक बार लाइव जो कमेंट देख लेता हूँ, किसी को आवाज का कोई इश्यू तो नहीं हो रहा, फिर बाद में कहेंगे सर मुझे सुना ही नहीं दे रहा। चलिए, अभी कमेंट कुछ आए नहीं है, ठीक है। मेरे ख्याल से सबको आवाज मेरी, हाँ। पर्यायवाची शब्द सारे आप क्या दोगे या हमें? नहीं, टेस्ट में नहीं आएंगे पर्यायवाची। पर्यायवाची सर आप, हाँ मैं प्रोवाइड करवा दूंगा पर्यायवाची। छोड़ो, ये तो आपको आवाज सुनाई दे रही है, वो बताओ आप तो बस। हाँ चलिए, उपसर्गों के बारे में हम बात कर रहे थे। उसके अलावा मैंने उपसर्ग का विलोम क्या होता है बताओ? प्रत्यय। उपसर्ग का विलोम क्या होता है? शाबाश, पहला ऐसा बैच मिला जिस जो एकदम नहीं सर ऐसे बोल रहा, बाकी हाँ सर। जनरली जिसको पूछे उपसर्ग का विलोम प्रत्यय, हाँ सर। उपसर्ग का विलोम प्रत्यय नहीं होता, क्या होता है? परसर्ग या अपसर्ग। परसर्ग किसे कहते हैं? कारक, ठीक है। अगर मान लीजिए परीक्षा में उपसर्ग का विलोम पूछे और परसर्ग और अपसर्ग ऑप्शन में नहीं है और प्रत्यय दे रखा है, तब हमें कौन सा राइट करना है? प्रत्यय, क्योंकि पेपर सेटर उतना ही पढ़ा लिखा है कि वो उपसर्ग का विलोम प्रत्यय ही जानता है। हाँ, क्योंकि वो उस लेवल का पेपर बनाना ही नहीं जानता, बाकी इतना पेपर उस लेवल का बनाता तो वो अपसर्ग या परसर्ग में से कोई एक दे देता। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब हम बात करते हैं, कल मैंने आपको पढ़ाया था कि उपसर्ग लगने से अर्थ में परिवर्तन होता है और ये उपसर्ग संख्या में 1, 2 या उससे अधिक हो सकते हैं। बात समझ में आई? इस पर हम बात करने वाले हैं। यानी कि आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है कि किस विकल्प में सर्वाधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। इसका मतलब 4 अगर आपको ऑप्शन देंगे तो चारों को सरल करना पड़ेगा। तो मैं वो चीज क्लियर कर रहा हूं कि उपसर्ग की संख्या को हम कैसे क्लियर करें, ठीक है। तो वे उदाहरण जिसमें एक उपसर्ग लगा हुआ होगा, कितने उपसर्ग होंगे उसमें? एक उपसर्ग। वे उदाहरण जिसमें 2 उपसर्ग मिलेंगे, यानी वे शब्द जिसमें उपसर्गों की संख्या कितनी होगी? 2। और वे उदाहरण जिसमें 2 से अधिक उपसर्ग होंगे, 2 से अधिक। अभी जो चीजें पढ़ाने वाला हूं इसके बाद, और ये चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है उपसर्ग के टॉपिक के लिए, ठीक है। एक उपसर्ग, 2 उपसर्ग और 2 से अधिक उपसर्ग। चलिए बात कर लेते हैं इस पर। एक उपसर्ग से क्या मतलब है, ये आपको कभी परीक्षा में नहीं पूछेंगे, वो बहुत कम पूछते हैं। पेपर सेटर समझदार है, जानता है कि ये 24 सर के पास जा रहे हैं, इनको नहीं पूछेंगे, ठीक है। उदाहरण ले लेते हैं, जैसे ये एक शब्द ले लिया मैंने, उपकार। क्या ले लिया मैंने? उपकार। अब इस उपकार शब्द को देखें तो उपकार, उप इसमें क्या है? उपसर्ग। कार इसमें क्या है? मूल शब्द। अच्छा बताओ कितने उपसर्ग है इसमें? एक है। तो आपको कहीं ये पूछेंगे उपसर्ग में कितने उपसर्ग है? ये उपसर्ग में भी एक ही है।
और उपकार में भी कितने, एक ही है। ये आपको सवाल नहीं पूछेंगे, बिल्कुल भी नहीं पूछेंगे। दूसरा क्या लिखा है, ये अभिमान। अभी इसमें क्या है, उपसर्ग। मान इसमें क्या है, मूल। अब मुझे बताओ इसमें कितने उपसर्ग है, एक। क्या आपसे ये सवाल करेंगे कि बताओ अभिमान में कितने उपसर्ग हैं? ये हमारे छठी सातवीं के बच्चों के लिए, कंपटीशन में ऐसी अपेक्षा नहीं की जाएगी। तो इस लेवल के प्रश्न आपसे नहीं पूछे जाएंगे, पर कोई कभी पूछ लेते हैं, वो अलग बात है। जैसे ये आ गया प्रतिदिन, प्रतिदिन, प्रति इसमें क्या है, उपसर्ग। दिन इसमें क्या है, मूल शब्द। कितने उपसर्ग हैं, एक। ये वे उदाहरण है जिसमें उपसर्गों की संख्या कितनी है, एक। अब उन उदाहरणों की बात करते हैं जिसमें उपसर्गों की संख्या 2 हो सकती है। क्या लिखा है, प्रत्युपकार। अब संधि बहुत काम आने वाली है। यह से पहले कौन आ रहा है, त। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक ही मात्रा, तो क्या बनेगा, प्रति, और इधर आ जाएगा उप, और इधर आ गया कार। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं क्योंकि उपकार कौन पढ़ लिया। तो प्रति, उप और कार, तो ये भी प्रति इसमें क्या है, उपसर्ग, और उप भी इसमें क्या है, उपसर्ग, कार इसमें क्या है, मूल शब्द। अब मुझे बताइए कितने उपसर्ग हो गए इसमें, 2 उपसर्ग हो गए। क्लियर हो गया। इसी तरीके से हम बात करें, जैसे मान लीजिए आ गया निरभिमान, निरभिमान, ये आ गया। क्लियर है। तो अब इसके टुकड़े करेंगे, तो टुकड़े करेंगे तो इसमें निर उपसर्ग लगेगा। क्या उपसर्ग लगेगा, निर। और अभी मान में हमने निकाला, अभी ऑलरेडी उपसर्ग है ये, अभी। और इधर क्या आ गया, मान। तो निर क्या है बताओ, उपसर्ग। अभी क्या है, उपसर्ग। मान इसमें क्या है, मूल शब्द। कितने उपसर्ग हो गए, 2। बात समझ में आ गई आपको, 2 उपसर्ग है। ये वे उदाहरण है जिसमें उपसर्गों की संख्या कितनी हो रही है, 2 हो रही है। ओके। अब वे उदाहरण जिसमें उपसर्गों की संख्या 2 से अधिक होगी, पर कमबख्त दिखेंगे नहीं, और पेपर सेटर यहीं से बनाएगा और हम गलती करके आएंगे। ठीक है। जैसे देखिए क्या लिखा है, सुव्यवस्थित। जनरली हम इसके टुकड़े करते थे, सुधन व्यवस्थित, बस इतना ही करके आ जाते हैं और एक ही उपसर्ग मानते हैं। कौन सा उपसर्ग निकलेगा, सु, बस सुधन व्यवस्थित। परंतु ऐसा नहीं है। चलिए इसके टुकड़े करें, तो ये देखो, ये हो गया सु उपसर्ग है। अब थोड़ा सा इसको मैं पूरा इसी तरीके से लिखूंगा, व्यवस्थित मूल शब्द। लेकिन मैंने आपको पढ़ाया था कि य से पहले आधा अक्षर जब भी नजर आए, उसमें हमें कौन सी मात्रा लगानी है, ई की। तो य में आगे कौन है, व, और व में क्या लगेगा, वी। और य के अंदर स्वर बोलो कौन आ रहा है, अ। तो बस ये हो जाएगा अवस्थित। ठीक है। अब अवस्थित में भी अ उपसर्ग, ये है अव। और इसमें मूल शब्द क्या है, स्थित। देखिए इतना दूर बैठा हुआ मूल शब्द। और परीक्षा में सुव्यवस्थित में कोई व्यवस्थित अगर लिख के आ गया तो वो ढंग से व्यवस्थित नहीं हुआ, स्थित मूल शब्द। अब इसको वापस पूरा समग्र लिखें, तो देखिए ये सु, ये वी, और ये अव, और इधर क्या आएगा, स्थित। तो अब मुझे एक बात बताइए, इसके उपसर्गों की संख्या की बात करें तो ये 1, ये 2, ये 3, कितने उपसर्ग है इसमें, 3 उपसर्ग है। और यहाँ ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी मान लीजिए, और आपसे पूछे किसमें सर्वाधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ, तो आंसर क्या होगा, सुव्यवस्थित। क्योंकि इसमें सुधन, विधन, अवधन, स्थित से क्या बन रहा है, सुव्यवस्थित बन रहा है। बात समझ में आ गई। इसी तरीके से एक दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। क्या लिखा है, दुर्व्यवहार। दुर्व्यवहार का अगर थोड़ा सा हल्की निगाह से देखेंगे तो दूर प्लस व्यवहार, और आपके साथ भी दुर्व्यवहार परीक्षा में हो जाएगा, क्योंकि आप इसमें अगर दुर उपसर्ग लिख करके आओगे। लेकिन ऐसा नहीं है। इसके अगर हम टुकड़े करें तो देखिए इसमें दुर उपसर्ग निकलेगा और व्यवहार मूल शब्द निकलेगा। क्या निकलेगा, व्यवहार। लेकिन व्यवहार में भी हम इसका विश्लेषण करते हैं, टुकड़े करते हैं, तो क्या निकलेगा, वी धन अवहार, वी प्लस अव प्लस हार। में डायरेक्ट टुकड़े कर रहा हूं,
और अब टुकड़े करो इसके, तो क्या बनेगा, दुर प्लस वी प्लस अव प्लस हार। तो कितने उपसर्ग हो गए, 1 2 3। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से आपको परीक्षा में विश्लेषण करना आना चाहिए, शब्दों को तोड़ना आना चाहिए, कितने उपसर्गों की संभावना हो सकती है। ये जब हमको पूरा पोस्टमार्टम यानी शल्य क्रिया आ जाएगी शब्दों के साथ खेलने वाली, तब हम उस प्रश्न का सटीक आंसर दे पाएंगे, नहीं तो अशुद्ध करके आएंगे शब्दों। हालांकि मैं टुकड़े पढ़ाऊंगा आपको, जब आपको उपसर्ग पढ़ाऊंगा उस समय भी बताऊंगा, देखिए इसमें 2 उपसर्ग आ रहे हैं, इसमें 1 उपसर्ग आ रहा है, ठीक है। जैसे उदाहरण ले लेते हैं हम, कुछ उदाहरण और ले लेते हैं। ये आ गया समन्वय, ठीक है, ये निराकरण, जैसे व्याकरण। अब इसके उपसर्गों की संख्या क्या हो सकती है, तो समन्वय बना है सम प्लस अन्वय से, सम प्लस अन्वय। अब अन्वय किससे बना हुआ है, वह से पहले आधा अक्षर है, अब इसके टुकड़े हो जाएंगे अनु प्लस अय। और हमें पता है अनु एक उपसर्ग है, मैं पढ़ाऊंगा 22 उपसर्गों में से आता है, और सम भी उपसर्ग है, तो इसमें कितने उपसर्ग हो गए, 2। फिर निराकरण की बात करें तो ये निरुपसर्ग है, और आ प्लस करण, आ भी तो उपसर्ग है, ठीक है। इसी प्रकार व्याकरण में क्या बनेगा, वी प्लस आ प्लस करण। समझ में आ गया। अब मैं ऑप्शन एक और दे देता हूं, बताइए ये 4 विकल्प है, किसमें 2 उपसर्गों का प्रयोग नहीं हुआ है, अभिमान में नहीं हुआ। इसमें कितने उपसर्ग आ रहे हैं, 2। इसमें कितने आ रहे हैं, इसमें कितने आ रहे हैं, जबकि अभिमान में कितने आ रहे हैं, बस ये आंसर हो गया। बात समझ में आ गई। चलिए, तो उपसर्ग की संख्या को लेकर के जो प्रश्न बनता है उसको लिख दीजिए, इसको कुछ नहीं करना है, सेम टू सेम उतार लीजिए सर, ऐसा कैसा। मैं कमेंट पढ़ लेता हूँ थोड़ी देर, क्या लिखा बच्चों ने। दोगे सारा, हाँ दे रहे, आज सही आ रही आवाज, बिल्कुल आज तो सही आ रही है, हाँ बिल्कुल आनी चाहिए आवाज तो, आज ओके आवाज, बहुत बढ़िया। कौन है, कोमल जी, और ये कौन है, नाम तो मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, इतना लंबा चौड़ा नाम है, और इतना लंबा नाम है, ये तो ग्रांड ट्रक रोड से भी लंबा नाम है, किसका नाम है, बुक।
सभी ने लिख लिया ये? चलिए अब आप देखिए, संस्कृत के उपसर्गों की संख्या कितनी है? 22। 22 जो उपसर्ग है वो सभी में पढ़ाने वाला हूं, लेकिन 22 उपसर्गों में से भी हम उनको थोड़ा शॉर्ट कर रहे हैं संख्या में, और ऐसे जो सबसे ज्यादा पेपर सेटर की निगाह में रहते हैं। 9 उपसर्ग ऐसे हैं, यानी मैं यूं कहूं 9 ग्रह मान लो इनको। जैसे हम कोई पूजा पाठ करते हैं, हमारे ग्रह खराब होते हैं, इन 9 ग्रह का अनुष्ठान करवा रहा हूं, यूं समझ लीजिए। ये 9 उपसर्ग ऐसे हैं, विगत 15 से 20 साल का मैंने अध्ययन किया एग्जाम के प्रश्न पत्र का, तो इनमें से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे गए। ऐसा क्या कारण रहा होगा कि पेपर सेटर इन 9 उपसर्गों से ज्यादा प्रश्न पूछता है? तो उसका कारण जो मैंने देखा वो ये है कि ये उपसर्ग, जो 9 उपसर्ग की बात कर रहा हूं, वो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 प्रकार से अलग अलग तरीके से हमारे सामने आएंगे, हमको कंफ्यूज करेंगे, दिखेंगे नहीं, समझ में नहीं आएगा कि ये उपसर्ग वास्तव में ऐसे बन सकता है क्या, और इसमें आपकी संधि वापस आ जाएगी। यानी संधि हमारे लिए कितनी उपयोगी है अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि वास्तव में हमने संधि पहले क्यों पढ़ी। चलिए, तो अभी लिखना भी नहीं है, सिर्फ समझना। मैं 9 उपसर्गों का परिचय करवा रहा हूं, वो 22 उपसर्गों में से 9 खास हैं। जब मैं पढ़ाऊंगा उस समय आपको इनको विशेष तवज्जो देकर के, सम्मान देकर के इनको पढ़ना है, क्योंकि यहां से प्रश्नों की संभावना ज्यादा रहेगी। तो एक तरफ लिख देते हैं उपसर्ग, क्रम संख्या लिख देते हैं। यार ये लाइट बंद हो जाए, ठीक नहीं रहे, मेरे तो बहुत आंखों में पड़ रही है। क्रम संख्या और यह है उपसर्ग, ठीक है। पहला जो रूप नजर आता है वो आता है ज्यों का त्यों रूप, ठीक है। दूसरा दीर्घ संधि रूप। चौथा और तीसरा जो भी है इसमें यण संधि रूप। और चौथा रूप जो आ रहा है वो आ रहा है आपका प्रत्यय। देखिए, हम इनडायरेक्टली प्रत्यय के टॉपिक को भी क्लियर करने वाले हैं। पेपर सेटर आपको कहां प्रश्न पूछ सकता है वो आपको समझाऊंगा मैं इन दोनों में। अंत वाले जब मैं टॉपिक को पढ़ूंगा उस समय आपको विशेष ध्यान देना। अब आप इनको देखो गौर से, यानी कि दीर्घ संधि वापस आ रही है और यण संधि वापस आ रही है। उपसर्ग के टॉपिक में हम संधि को तो पढ़ ही रहे, लेकिन इसके साथ साथ हमें क्या पढ़ना पड़ रहा है? प्रत्यय भी पढ़ना पड़ रहा है। कभी कभी पेपर सेटर प्रत्यय वाले प्रश्न से उपसर्ग पूछ लेता है और कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, हमें पता ही नहीं है इसमें क्या हो रहा है। ठीक है, चलिए इसको चेक करते हैं कौन कौन से हमारे उपसर्ग है। प्रत्यय रूप को मैं खाली एक बार ही पढ़ाऊंगा, बाकी सब प्रत्यय वाले पार्ट को ही हम पढ़ेंगे प्रत्यय जब पढ़ाऊंगा तब। यह आपका उपसर्ग है अति। कौन सा उपसर्ग है? अति उपसर्ग। जैसा दिखता है वैसा ही आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है। जैसे देखिए, अतिक्रमण, क्या लिखा है? अतिक्रमण। अति इसमें उपसर्ग है और क्रमण इसमें मूल शब्द है। तो क्या आपसे पेपर सेटर ये सवाल करेगा कि अतिक्रमण में उपसर्ग बताओ? नहीं पूछेगा, पूछ भी नहीं सकता। सिंपल है, दिख रहा है सामने, अतिक्रमण में अति उपसर्ग है। अब थोड़ा लेवल बढ़ेगा और वो आपसे यह सवाल करेगा, और वो करेगा अतीत। अब अतीत को देखो आप, इसमें दो कंफ्यूजन है। देखो, एक शब्द है अभाव, एक शब्द है अकारण। कारण में अ उपसर्ग है, भाव में अ उपसर्ग है। तो तीत में अ लगने से क्या बन गया? अतीत। तो कुछ लड़के इसमें अ उपसर्ग निकाल देंगे, क्योंकि तीतर अतीतर अ लग गया है ना, अ लगा होगा, परंतु इसमें अ दिख रहा है पर अ नहीं है। और ये कैसे बना है? ये दीर्घ संधि का कमाल है। यह है अति और इधर आ गया इत, और ई मिलके क्या बना रहा है? बड़ी ई बना रहा है। ये विश्लेषण करने का तरीका जब तक नहीं होगा तब तक हम अ उपसर्ग निकालते रहेंगे और हम गलत करते रहेंगे। तो अतीत में
अति उपसर्ग है, अ उपसर्ग नहीं है। इसी तरीके से यण संधि की बात करें, क्या लिखा है? अत्यावश्यक। अ दिख रहा है, अ तो है ही नहीं। और देखिए सबसे बड़ी बात इसमें सीखने वाली बात क्या वो बता रहा हूं। ये अति था, मात्रा छोटी थी और मात्रा छोटी में ही हमको मिला आंसर। यहां मात्रा बड़ी हो गई पर मात्रा बड़ी है नहीं, और यहां मात्रा बिल्कुल गायब हो गई। देखो तो आधा नजर आ रहा है पर ये है नहीं आधा, ये पूरा। और ये पूरा क्या है? अति धन आवश्यक। अत्यावश्यक। बात समझ में आ गई? ये यण संधि और ये आपके कौन सी संधि? दीर्घ संधि। तो मुझे बताइए किसी भी शब्द में दीर्घ संधि और यण संधि का रोल है कि नहीं उपसर्ग की पहचान करने के लिए? इसलिए संधि महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं प्रत्यय रूप। देखो मैं ये पढ़ाऊंगा नहीं आपको, क्योंकि प्रत्यय एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, परंतु समझाने के लिए क्योंकि आपको वो दिमाग में रख करके पढ़ना पड़ेगा। जैसे एक शब्द है, अब वो फॉर्मूला आपको पूछा, रूल भी पता नहीं है, मैं एक बार खाली लिख रहा हूं, ज्यादा हम बात नहीं करेंगे। देखो यहां देखो, आप तो केवल क्या आ रहा है? आ रहा है। जैसे आदान, आमरण, आक्रमण, इनमें आ उपसर्ग है। यहां पे भी हमको आत्यंतिक नजर आ रहा है। परीक्षा में पूछेंगे किसमें आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, हमें आ दिखेगा पर आ है नहीं वास्तव में। वास्तव में मूल शब्द है अत्यंत। अत्यंत में इक लगने से बना है आत्यंतिक। देखो इक प्रत्यय का नियम है, प्रारंभिक स्वर में वृद्धि कर देता है। जैसे समाज में इक लगता है तो सामाजिक बनता है, प्रथम में इक लगता है तो प्राथमिक बनता है, तो अत्यंत में इक लगेगा तो आत्यंतिक। मैं पूरा इक प्रत्यय पढ़ाऊंगा, उस समय इसको आपको याद आ जाएगा, सर ने बात कही थी। तो आत्यंतिक, अब आत्यंतिक अत्यंत शब्द किससे बना है? अति से बना है। क्या अति दिख रहा है यहां पर? नहीं है, लेकिन आत्यंतिक में उपसर्ग क्या है? अति उपसर्ग है। आपको पेपर सेटर प्रत्यय से उपसर्ग पूछेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये बस दो ही है। दीर्घ संधि तो चलो फिर भी कर लोगे, और ज्यों का त्यों वाला तो आप कर ही लोगे। तो हमारे लिए उपसर्ग के टॉपिक में प्रत्यय ज्यादा मजबूत पक्ष होना चाहिए पहचान करने के लिए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं। अब ये सारे नहीं पढ़ाऊंगा, खाली बता रहा हूं। अभी हम केवल ये 3 को ही पढ़ेंगे, ठीक है? फिर हम आगे इस पर और गहराई से बात करेंगे। ये आपका पहला उपसर्ग हो गया, ठीक है? और अब बात करते हैं दूसरा उपसर्ग। दूसरा उपसर्ग है आपका अधि। कौन सा उपसर्ग है? अधि। जैसा है वैसा ही आपको पूछा जा सकता है, इसकी संभावना बहुत कम ही रहेगी परीक्षा में। अधिकार, अधिकार में कौन सा उपसर्ग है? क्या आपसे ये सवाल करेंगे? नहीं करेंगे। आपसे यहां सवाल किया जा सकता है, क्या लिखा है? अधीक्षक। लेकिन ये अधि दिख रहा है बड़ा, पर क्या ये अधीक्षक बड़ा होगा? आप बताओ। नहीं होगा। ये है अधि प्लस इक्षक। ई और ई मिलके क्या बना रहा है? बड़ी ई बना रहा है। क्लियर? चलिए यह आ गया जैसे अध्याय। अब अध्याय शब्द यण संधि में अधि प्लस आय, तो यहां क्या निकलेगा? अधि प्लस आय। कौन सा उपसर्ग है? अधि। क्लियर? अब मुझे बताइए एक शब्द है अधिकार, और इक प्रत्यय लगाएंगे क्या बनेगा? आधिकारिक। क्या बनेगा? वो प्रत्यय वाले में आएगा, लेकिन अभी हम लिख नहीं रहे उसको, ठीक है? चलिए ये तो हो गया आपका दूसरा उपसर्ग। अब है तीसरा। कौन सा उपसर्ग है? तीसरा अभि। जैसे देखिए अभियोग, क्या लिखा है ये? अभियोग या अभिवादन,
सिंपल है, जैसा है वैसा का वैसा दिखेगा। आपसे नहीं पूछेंगे, आपसे यहां सवाल करेंगे। क्या लिखा है? अभीप्सा, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा या लालसा अभीप्सा कहलाती है। अभी में भी बड़ा दिख रहा है पर है नहीं, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या निकलेगा? अभी, और इधर क्या निकलेगा? ईप्सा। अब आपको समझ में आ गया कि ये आपके दीर्घ संधि कितनी महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से देखिए, ये शब्द आ गया अभ्यास। क्या शब्द है? अभ्यास। और बताइए इसमें क्या निकलेगा? अभिधन आस। बात समझ में आ गया आपको? चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे उपसर्ग की, जो भी अगला क्रम है, चौथा उपसर्ग है आपका परि। जैसा दिखता है वैसा का वैसा आपको मिल सकता है, इसकी संभावना न के बराबर है। यह है परिवार, परि उपसर्ग है। लेकिन इधर देखिए, यह है परीक्षा। ये री बड़ी दिख रही है पर है नहीं, ये बनी है दीर्घ संधि से, परिधन इच्छा, और यह आ गया आपका परि उपसर्ग। इसी प्रकार से देखिए, ये शब्द आ गया पर्यावरण। क्या आ गया? पर्यावरण, और ये बनेगा परिधन आवरण। बताइए कौन सा उपसर्ग निकला हुआ है? परि। बात समझ में आ गई? चलिए इससे कुछ आगे वाले ले लेते संख्या। अगली जो संख्या है 5 नंबर की, परि के बाद उपसर्ग है आपका प्रति। जैसे है प्रतिदिन। क्या आपसे सवाल करेंगे प्रतिदिन में उपसर्ग बताओ? नहीं, आपसे सवाल करेंगे यहां पर, यह है प्रतीक्षा। बताइए क्या बनेगा? प्रतिधन इच्छा। और यह आ गया आपका प्रत्येक। बताओ क्या बनेगा? प्रतिधन एक। ये प्रति उपसर्ग है। 5 के बाद क्या आएगा हमारा? 6ठा नंबर। ठीक है, वि उपसर्ग। कौन सा उपसर्ग है? वि। जैसे वियोग, यह है वियोग। बताओ कौन सा उपसर्ग है इसमें? वि। जैसे ये आ गया वीक्षक। ठीक है, संधि विच्छेद करिए, विधन ईक्षक। कौन सा उपसर्ग निकला? वि। ओके, और ये आ गया व्याकरण। क्या आ गया? व्याकरण। बताइए इसका संधि विच्छेद, विधन आकरण। बाकी आ प्लस करण तो होगा ही है, हमें इतना नहीं, हमें वीत उपसर्ग है ही। क्लियर हो गया? विधन आकरण क्या बन गया? व्याकरण। तो इसमें भी उपसर्ग निकल रहे हैं। अगला देखिए उपसर्ग, हमारा क्रम ले लेते हैं। सु। कौन सा उपसर्ग है? जैसे ये है सुयोग। बताइए कौन सा उपसर्ग है इसमें? सु। और ये आ गया सूक्ति। क्या लिखा है ये? सूक्ति। मात्रा बताओ कौन सी आ रही है? बड़ी। पर ये बड़ी है नहीं वास्तव में, ये बनी है सुधन उक्ति से। और आपको पता ऊ और ऊ मिलके क्या बनाते हैं? बड़ा ऊ। ये दीर्घ संधि का उदाहरण हो गया। ठीक है, और यह आ गया स्वागत। क्या आ गया? स्वागत। बताओ इसका क्या बनेगा? सुधन आगत। तो इसमें कौन सा उपसर्ग निकल रहा है? सु। कौन सा उपसर्ग निकल रहा है? सु। क्लियर? अगला देखते हैं 8वें नंबर का, और वो है आपका अनु। कौन सा उपसर्ग है? अनु उपसर्ग है। जैसे देखिए अनुमान, तो जैसा है वैसा दिखेगा। यह है अनुदित। अनुदित में अनु बड़ा दिख रहा है पर नहीं है। यह है अनु, और इधर निकल रहा है उदित, और ऊ और ऊ मिलके क्या बनाएंगे? बड़ा ऊ। और इधर आ गया अन्वय, और अन्वय में क्या आ जाएगा? अनु प्लस अय। अनु उपसर्ग निकल गया। और लास्ट और अंतिम कौन सा हमारा? 9वां, और ये उपसर्ग है आपका नी। ठीक है, जैसे देखिए नियम। नियम में नी दिख रहा, सिंपल है। इसका मुझे कोई उदाहरण मिला नहीं है आज दिन तक। ठीक है, काफी अध्ययन किया
तो ये छोड़ दिया है और अब इधर आ जाते हैं, ये आ गया आपका न्याय। तो बताइए क्या बनेगा, नी प्लस आय, ये नी उपसर्ग। तो इस तरीके से बात करें, ये जो उपसर्ग है अति, अधि, अभि, परि, इसके अलावा देखो प्रति, वि, सु, अनु और नी, ये कितने उपसर्ग हो गए, 9। कितने उपसर्ग हो गए, 9। और हम इनकी बात किसकी कर रहे हैं, 22 में से 9 उपसर्ग हो, 22 में से 9 उपसर्ग आपको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मान करके इनको पढ़ना है। क्यों पढ़ना है, क्योंकि ये 4 तरीकों से नजर आएंगे। जैसे हम बात कर रहे हैं परि, अब आप इसकी बात करो और ये प्रत्यय रूप में अगर हमको पढ़ना है तो क्या होगा, तो परिवार में इक लगाओगे तो क्या बन जाएगा, पारिवारिक, पारिवारिक। तो आपसे सवाल करेंगे कि पारिवारिक में कौन सा उपसर्ग है, तो क्या आप पा उपसर्ग निकालोगे क्या आप पारी लगाओगे क्या, नहीं। यहां हमें इतनी बारीकी से अध्ययन किया हुआ होगा कि परिवार मूल शब्द है और इक प्रत्यय है, और परिवार में भी कौन सा उपसर्ग है, परि उपसर्ग है। ये हमें पता होगा तभी हम कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। तो ये तो प्रत्येक पढ़ाऊंगा, उस समय मैं ज्यादा डिटेल से पढ़ाऊंगा। तो आप हेडिंग डाल दीजिए, और हेडिंग तो क्या डालना है, बस इसी को लिख लीजिए आप, उपसर्गों का पैटर्न, बस ये जो लिखा है वैसा का वैसा लिख दीजिए। क्रम संख्या उपसर्ग, महत्वपूर्ण उपसर्ग यूं लिख दो आप हेडिंग, 22 में से 9, हालांकि सारे पढ़ाऊंगा मैं। ज्यों का त्यों रूप, क्रम संख्या, दीर्घ संधि रूप, यण संधि रूप और प्रत्यय रूप। लिख लिया, लिखिए आराम से।
लिख लिया सभी ने? नेक्स्ट ले लो। और खास तौर से ये अधीक्षक, अभीप्सा और अतीत और परीक्षा, ये कुछ शब्द ऐसे हैं। प्रतीक्षा, ये परीक्षा में खूब पूछे जाते हैं, संधि विच्छेद में भी पूछे जाते हैं। मात्रा हमेशा बड़ी आएगी इसमें, ये ध्यान रखना। अब आपको समझ में आया मैंने संधि पहले क्यों पढ़ाई? इसलिए पढ़ाई। बाकी अगर डायरेक्ट उपसर्ग पढ़ा लेता तो ये चीज समझ में भी नहीं आती। खाली मैं बोल के चला जाता कि इसमें दीर्घ संधि से बनता नहीं, यण संधि से बनता है, लेकिन यण संधि जब तक क्लियर नहीं होगी, जब तक दीर्घ संधि क्लियर नहीं होगी, तब तक नहीं होगा। नेक्स्ट। हो गया? लिख लिया सभी ने? ओके, चलिए। ये आपके 22 में से कितने उपसर्ग हो गए? 9, जो कितनी तरीके से हमारे सामने आएंगे? 4। एक जो का त्यों रूप, दूसरा दीर्घ संधि रूप, तीसरा यण संधि रूप, चौथा प्रत्यय रूप। यण संधि रूप और प्रत्यय रूप ज्यादा टफ है, तो यण संधि में हमने पढ़ लिया, और प्रत्यय रूप प्रत्यय के समय हम बात कर ही लेंगे।
ठीक है, अब आप लिखेंगे नहीं, अब थोड़ी देर लास्ट और 10 मिनट और बात कर लेते हैं। उपसर्ग के स्रोत कितने पढ़ाए मैंने? 3, संस्कृत, हिंदी और विदेशी। अब हम कायदे से पहले संस्कृत के उपसर्गों को पढ़ने वाले, ठीक है? क्या लिखना है वो हम बाद में बताऊंगा। संस्कृत के उपसर्गों की संख्या कितनी है? 22। अभी मैं 22 उपसर्गों का परिचय करवा रहा हूं। अब यह आपको आज का काम भी देके जा रहा हूं। जब कल आप यहां आओगे तो 22 के 22 उपसर्ग आपकी जबान पर होने चाहिए। याद करके आना, मैं याद करवाऊंगा अभी आपको, देखो कैसे याद किया है और कैसे याद किया जाता है। 22 उपसर्ग है। कितने उपसर्ग है? वो इसलिए क्योंकि आपको पूछ सकते हैं कि कौन संस्कृत का 22 में से है और कौन 22 में से नहीं है, इसलिए 22 उपसर्ग याद कर लो। बाकी जो बच गए वो सारे अव्यय, क्योंकि संस्कृत को 2 भागों में डिवाइड करेंगे, 22 उपसर्ग और अव्यय की तरह प्रयुक्त, इसलिए 22 को पहले याद कर लो, बाकी जो बच गए वो सारे संस्कृत के ही है। तो 22 उपसर्ग जो है वो कौन कौन से, पहले उनको समझ लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। चलिए, इसमें से पहले नंबर का उपसर्ग आता है आपका अति, दूसरा उपसर्ग आता है अधि, तीसरा उपसर्ग आता है अभि, फिर अगला उपसर्ग आता है अपि, फिर आता है अप, फिर आता है अव, फिर आएगा अनु, फिर आएगा आ, फिर आएगा उद और उप, और ये आएगा दुर, और इधर आ जाएगा दुस, ये नी, और ये निर, और इधर आ जाएगा निस, फिर प्र, परा, परि, प्रति, वी, सु, सम। मनीषा को याद है ना? वेरी गुड, 2023 में पढ़ा है लेकिन याद है आपको, शाबाश। चलिए, कितने उपसर्ग है ये? 22 उपसर्ग है। देखिए 22 उपसर्गों को हम वापस बोल रहा हूं मैं। अति, अधि, अभि, अपि, आप, आव, अनु, आ, उद, उप, दुर, दुस, नी, निर, निस, प्र, परा, परि, प्रति, वि, सु, सम। देखिए मैंने अपने अनुसार सीक्वेंस में जमा है, मैंने राशि के अनुसार जमा दिए। ये मेष राशि के सारे के सारे। इधर आप देखो प्र, परा, परि, परि, प्रति, ये कन्या राशि के, ये सारे के सारे वृश्चिक राशि के, ठीक है ना? ये सारे के सारे यहाँ से यहाँ तक कुंभ राशि के, तो राशि के अकॉर्डिंग जमा दिए, ठीक है ना? तो थोड़ा ठीक है, अल्फाबेट यूं समझ लीजिए तो जल्दी याद हो जाएंगे। अब आप मेरे साथ बोलोगे आप 22 के उपसर्गों को। चलिए बोलो। अति, अधि, अभि, अपि, आप, आव, अनु, आ, उद, उप, दुर, दुस, नी, निर, निस, प्र, परा, परि, प्रति, वि, सु, सम। बोलते जाइए कम से कम 5 बार, क्योंकि अब इससे आगे पढ़ाऊंगा नहीं, ये सिर्फ याद हो जाने चाहिए। यही है मेन संस्कृत के 22 उपसर्ग, इन्हीं से प्रश्न बनने वाले। और इनमें से मैंने कितने बताए? 9। वे 9 कौन कौन से हैं उनको हम गोला लगा लेते हैं, थोड़ा दिमाग में रहेगा। एक तो आपका कौन सा था? अति, एक अधि, एक ये अभि, इसके अलावा एक ये अनु, ठीक है? और इधर आ रहा है नी, और इधर परि, ये प्रति, और वी, और सु। ये 9 हो गए सारे, ठीक है? तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आप बोलिए एक साथ, एक स्वर में। अति, अधि, अभि, अपि, आप, आव, अनु, आ, उद, उप, दुर, दुस, नी, निर, निस, प्र, परा, प्रति, वि, सु, सम। वापस बोलिए। अति, अधि, अभि, अपि, आप, आव, अनु, आ, दुर, दुस, नी, निर, निस, प्र, परा, परि, प्रति, वि, सु, सम। क्लियर हो गया? चलिए अपन गेम खेलते हैं। आप बोलोगे 22, फिर आप बोलोगे। देख कौन बढ़िया बोलता, देख कर ही बोलना है, ठीक है ना? ज्यादा बुलंद आवाज किसकी? मैं भी आपके साथ हूं। आप नहीं बोलोगे, यही बोलेंगे। बोले देखिए।
अति, अधि, अभि, अपि, अप, अव, आ, उद, उप, दुर, दुस, नि, निर, निस, प्र, परा, परि, प्रति, वि, सु, सब। शाबाश। चलिए अब आप बोलिए, देखिए, बोलिए। अति, अधि, अभि, अपि, अप, अव, अनु, आ, उद, उप, दुर, दुस, नि, निर, निस, प्र, परा, परि, प्रति, वि, सु, सब। अब आप एक स्वर में एक साथ इसे 5 बार रिवाइज करना है। कितनी बार? फिर इसके बाद लूंगा मैं टेस्ट। देखो बिना देखे आप कितने याद करके लिख पाते हो, तो उसके लिए प्रैक्टिस है। पहले 5 बार आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं, ठीक है? 5 बार इसको बोलेंगे। दुर, दुस, नि, निर, निस, प्र, परा, परि, प्रति, वि, सु, सब। शाबाश, ये एक हो गया। फिर वापस बोलिए। अति, अधि, अभि, अपि, अप, अव, अनु, आ, उद, उप, दुर, दुस, नि, निर, निस, प्र, परा, परि, प्रति, वि, सु, सब। 2 हो गए। अति, अधि, अपि, पि, अप, अव, अनु, आ, उद, उप, दुर, दुस, नि, निर, निस, प्र, परा, परि, प्रति, वि, सु, सब। फिर नेक्स्ट। अति, अधि, अभि, अपि, अप, अव, अनु, आ, उद, उप, दुर, दुस, नि, निर, निस, प्र, परा, परि, प्रति, वि, सु, सब। 4 बार हो गए। लास्ट है। अति, अधि, अभि, अपि, अप, अव, अनु, आ, उद, उप, दुर, दुस, नि, निर, निस, प्र, परा, परि, प्रति, वि, सु, सब। चलिए, देख बिना देख करके लिखने की प्रैक्टिस करो, और घर जा करके इसे याद करके आना, कल आओगे तब, और सबसे मैं पूछूंगा, और बिना देख करके, ठीक है? कल जब बात करेंगे हम। फिलहाल तो अभी इसको आप एक बार भाई जो उपसर्ग है लिख करके बताइए मुझे, अभी समय है अपने पास। मैं स्क्रीन गायब कर दूं? पर 1 से 22 तक पहले नंबर लिख लीजिए आप, और जो याद आ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, कोई जरूरी नहीं है 22 की 22 आ जाए आपको। और आज जिसको आगे बहुत बहुत अच्छी बात है, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे। सर दीर्घ संधि के रूप में नियुक्ति नहीं आएगा क्या? नहीं आएगा भैया। कौन है भैया? नहीं है, ये तो रिया शर्मा जी है। ओके, हाँ, रिया जी नहीं आएगा। दीर्घ संधि के रूप में नियुक्ति नहीं आएगा। नियुक्ति में निधन युक्ति होता है, ठीक है सर? यहाँ से क्वेश्चन आएंगे बिल्कुल, और कैसे आएंगे वो धीरे धीरे समझ जाओगे आप। ये 22 उपसर्ग है, इन 22 उपसर्गों को लिखने की प्रैक्टिस करें एक बार। देख, उपसर्ग स्रोत पढ़ा रहा था मैं, और उसमें से मैंने संस्कृत के उपसर्गों की बात करी है। चलिए, लिख लिया? वेरी गुड, शाबाश। क्रम चेंज कर दिया, क्रम चेंज कर दिया। दूर दूस पहले आता है, हाँ, पर वो थोड़ा सा
शाबाश, बहुत बढ़िया। कोई बात नहीं, कोई जरूरी नहीं है, आप क्रम से याद करोगे ज्यादा अच्छा रहेगा, जो मैंने क्रम बताया। बाकी 22 लिख दिया तो बहुत अच्छी बात है, शाबाश। 20 तक लिख दिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 22 लिख दिए, और शाबाश। किस किसने लिख दिए? बहुत बढ़िया। कल आते ही सबसे पहले इन 22 को पढ़ेंगे अपन। आपने भी लिख दिए? एक बाकी रह गया, और 2 तक बाकी रह गया। चलो, वी सु सम तक बाकी। कोई इसका कौन सा बाकी रह गया? चेक चेक करो इसका, शाबाश। बाकी हम बात करेंगे अपनी अगली क्लास में, ठीक है? बहुत सौ ने 19 तक लिख दिया। चलिए एक बार वापस बोले, चलो एक बार बोलिए मेरे साथ, बोलो भारत माता की। बोलो यार फटाफट बोलो। अति, अधि, अभि, अपि, अप, अव, अनु, आ, उद, उप, दुर, दुस, नि, निर, निस, प्र, परा, परि, प्रति, वि, सु, सब। एक बार और। अति, अधि, अभि, अपि, अप, अव, अनु, आ, उद, उप, दुर, दुस, नि, निर, निस, प्र, परा, परि, प्रति, वि, सु, सब। याद हो गए? कल आकर के पूछूंगा मैं इनको, अच्छी तरीके से याद कर लेना, ठीक है?